students, Assalamu alaikum. How are you? Hoping all of you are safe and sound, and may Allah bestow His infinite blessings upon all of you. Beta, in our last lecture we did idioms from unique notes, and the same thing we are going to continue even today. And I would revise again that what is meant by an idiom. An idiom basically is a group of words having different meanings than that of the actual meaning of the individual phrase. Then we see that it possesses metaphorical and non-literal meaning. आपसे बात यह हुई थी कि मुहावरात क्या है, उर्दू में भी आप मुहावरात पढ़ते हैं। मुहावरात जो है बेसिकली बेटा किसी भी ज़बान का हुस्न है और किसी भी बात को, बयान को, किसी भी तहरीर को खूबसूरत अंदाज से बयान करने की सलाहियत रखते हैं। तो जैसे उर्दू में मुहावरे पढ़े जाते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में भी आपके सिलेबस में इडियम्स शामिल हैं। बेटे हमने 1 to 12 इडियम्स किए अपने यूनिक नोट्स में से। जितने भी बोर्ड में इडियम आने की चांसेस हैं, तो उस हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स जो हैं वो आपके नोट्स के अंदर दे दिए गए हैं। और आपको ये भी बताया गया था कि इडियम्स बेसिकली इडियम्स कैरी 10 marks and each idiom is of 2 marks. You are given basically 8 idioms in your paper and you have to solve just 5 out of those 8 idioms and phrasal verbs. तो बेटे आपके देखा कि इसमें इम्पोर्टेंट इस हिस्से की भी कितने इम्पोर्टेंट है। ग्रामर के हवाले से बात की जाए तो आपने फर्स्ट ईयर में प्योर वर्ड्स पढ़े थे, अब आपके पास एफएससी पार्ट 2 में इडियम्स शामिल होंगे, फ्रेजल वर्ब्स शामिल होंगे और इडियम्स जो है वो मैंने स्टार्ट करवा दिए हैं। आप बुक भी पढ़ रहे हो, साइमल्टेनियसली हमें यानी टेक्स्ट वर्क और साथ साथ ग्रामर को भी लेकर चलना है। तो आज के लेक्चर में बेटे जो नेक्स्ट इडियम्स हैं उनको हम उनको प्रैक्टिस करेंगे। और बेटे इस तरह से है कि आपकी बुक के अंदर भी इडियम्स के मीनिंग मौजूद हैं और इसके साथ साथ उसके सेंटेंस जो हैं वो भी बनाए गए हैं। सेंटेंस छोटा सा मुख्तसर सेंटेंस बनाइएगा, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा उसमें टफ सेलेक्ट ना करें ताकि नंबर आपके ना कटें गलती की सूरत में। तो बेटे ये है कि आपको मज़ीद मैं भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ सेंटेंसेस ताकि आपको पता चल सके कि इस इडियम का मीनिंग क्या है और इसका सेंटेंस जो है वो और क्या क्या बन सकते हैं। आप खुद भी बना सकते हैं अगर आपको सही तरह से मीनिंग याद है। कोशिश करें जो बुक में मौजूद हैं, अगर तो आप बेहतर तौर पे इसको जहन में रख सकते हो तो रखें। अव्वल तो सबसे पहली चीज़ ये है आपके लिए कि आपको इन तमाम इडियम्स के मीनिंग्स मालूम होना चाहिए। और देखिए आपको मैं पहले भी कह चुकी कि आपका यू आर हैविंग अनदर क्वेश्चन इन योर इंग्लिश बी और इन योर ग्रामर पोर्शन दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रांसलेशन एंड यू आर मोस्टली गिवन एन अनसीन पैराग्राफ इन योर पेपर दैट इज़ टू बी सॉल्व, दैट इज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। एक अनसीन पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और आपने इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। उसके लिए भी अगर आपकी लैंग्वेज आपकी जो ग्रामर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, आपकी वोकैबुलरी है, इन तमाम चीज़ों को बहरहाल देखा जाता है, आपके टेंसेस पर ग्रिप को देखा जाता है। अगर आप उसमें इन इडियम्स और फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हो तो वो एक प्लस पॉइंट है, आपकी ट्रांसलेशन बहुत खूबसूरत हो जाएगी और बहुत वेटी हो जाएगी और बहुत स्कोरिंग हो जाएगी, आपके अच्छे नंबर आ सकेंगे। तो लिहाजा ये मुख्तलिफ तरह से ये इडियम्स और फ्रेजेस जो हैं ये आपके काम आएंगे क्योंकि ये जो कि कहा गया है कि ये एक ज़बान का हुस्न होते हैं मुहावरे, तो हमें इनको बहरहाल याद कर लेना चाहिए। जी बेटे आपके पास एक्चुअली वी practiced idiom number 1 to 12 in our previous lecture and we will start practicing some more idioms in today's lecture. So let us see what's next here. Yes, at number 13 we see that your idiom is all moon shine. It's number 13. Number 13 is all moon shine. What is meant by all moon shine? All moon shine basically means not based on reality, not to be based on reality. What does it mean? यानी कोई ऐसी बात जो कि हकीकत पर मबनी नहीं है, हकीकत को कवर नहीं कर रही है। वी कैन सी इट ऑल्सो लाइक टोटल लाइज, यानी मुकम्मल झूठ भी कहा जा सकता है, टोटल लाइज।
तो आपके पास इसमें जो सेंटेंस बुक के अंदर मौजूद है उसे देख लेते हैं। His statement that he went to Lahore to have his photograph taken is all moonshine, यानी उसकी ये स्टेटमेंट, उस शख्स का ये बयान कि वो लाहौर अपने फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए गया था, ये तमाम बातें हकीकत पर मबनी नहीं है। तो आई एम हैविंग अनदर सेंटेंस फॉर योर कन्वीनियंस एंड दैट इज़ the promises made by some of the politicians are all moonshine. Mean to say कि कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी तरफ से किए गए वादे जो हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं होते। वी डू नॉट कम इन रियलिटी द आउटकम ऑफ ऑल दोज प्रॉमिसेस। वेल बेटा, नेक्स्ट देखते हैं अल्फा एंड ओमेगा। नंबर 14, अल्फा एंड ओमेगा। What does it mean? Alpha and omega mean first and the last. First and the last. You can say beginning and the end. यानी अव्वलो आखिर, जिसे हम कहते हैं अव्वलो आखिर। जी बेटे, तो इसका जुमला देखते हैं कि हमारे पास सेंटेंस ग्रामर में क्या मौजूद है। यू आर हैविंग अ सेंटेंस लाइक आई वॉन्ट टू नो द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस मैटर। आई वॉन्ट टू नो द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस मैटर, कि मैं इस मामले के अव्वल व आखिर सब के बारे में जानना चाहता हूँ। तो एक और सेंटेंस आपके लिए बनाते हैं बेटे, आप लिख सकते हैं लाइक the alpha and omega of the campaign is to provide benefits to the common people. The alpha and omega of the campaign is to provide benefits to the common people. यानी इस कैंपेन का अव्वल और आखिर, इस कैंपेन का, इस मुहिम के अव्वल और आखिर का इन्हिसारे की बात पर है, और वो क्या है? टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द कॉमन पीपल, कि आम लोगों को इससे ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके। बेटे दोबारा से बात करूँगी कि आपने इडियम्स जो है उसको रूटीन में उसको रिवाइज़ करना है, उसको थोड़ा सा मेमोराइज़ करना है, उसके मीनिंग्स को इनकलकेट करना है, अपने जहन नशीन कर लेना है, ताकि आपकी जो एक ये वोकेबलरी भी है एक तरह से आपकी ये फ्रेजेस जो हैं ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित होंगे आपकी तहरीर में, और आपकी लैंग्वेज को चार चांद लगाएंगे। तो बेटे इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और इसको रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो बेटा आप इसका मीनिंग भूल जाएंगे। क्योंकि देखिए हम अहले ज़बान नहीं हैं, इंग्लिश हमारी ज़बान नहीं है, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको समझना है, इसको पढ़ना है, इसको रिवाइज़ करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है चीज़ों की, ताकि आपकी इन चीज़ों पर ग्रिप आ जाए, ठीक है जी। रूटीन में आप कोशिश करें 5 से 10 इडियम्स जो हैं जो आप पढ़ते हो उसको रिवाइज़ कर लो, उसको अपनी नोटबुक पर, अपनी कॉपी पर उसको प्रैक्टिस भी करो और ख़ुद से जुमले भी बनाने की कोशिश करें, ठीक है बेटे। आपके पास आ गया जी अल्फ़ा एंड ओमेगा, दैट वाज नंबर 14 एंड सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। एट नंबर 15 वी आर हैविंग अनदर इडियम एंड दैट इज़ टू बी एट सी, टू बी एट सी, टू बी at sea. What does it mean? To be at sea mean to get puzzled, confused or puzzled, right? It mean confused, unable to understand anything, unable to understand anything, यानी
कंफ्यूज हो जाना, बौखला जाना, बदहवास हो जाना और किसी चीज़ को सही तौर पर बयान करने की सलाहियत का फुकदान होना। अनेबल टू अंडरस्टैंड और टू डिस्क्राइब एनीथिंग, टू बी एट सी। एंड वी आर हैविंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? दिस स्टूडेंट इज क्वाइट एट सी इन मैथमेटिक्स, ही कैन नॉट सॉल्व इवन अ सिंगल क्वेश्चन। यानी ये स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स में बहुत ही कंफ्यूज है, बदहवास है और सिंगल क्वेश्चन को भी आंसर नहीं कर पाता। तो इसका एक और जुमला हम लोग बना लेते हैं कि when the teacher asked her a question about the subject, she was all at sea. When the teacher asked her a question about the subject, she was all at sea. कि जब सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन टीचर ने किया तो वो बौखला गई, बदहवास हो गई। ठीक है, शी कुडंट अंडरस्टैंड हाउ टू डिस्क्राइब इट, हाउ टू एक्सप्लेन इट। जी बेटे, आपने किए नंबर 15 तक इडियम्स। नंबर 16 पे आते हैं। नंबर 16 पे आपके पास एक और इडियम आ रहा है, टू बी एट लार्ज। टू बी एट लार्ज। ये बेटे ये सारे जितने भी इडियम्स सब पढ़ रहे हैं, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स में इनका शुमार होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स में टू बी एट लार्ज मीन फ्री, एट लिबर्टी। क्या मतलब? फ्री एट लिबर्टी। इट मीन्स आज़ाद होना, खुलेआम घूमना फिरना, बिल्कुल आज़ाद होना। तो हमारे पास सेंटेंस क्या है? टू बी एट लार्ज। आई लीव माई डॉग एट लार्ज मोस्टली ओनली इन द नाइट। आई लीव माई डॉग एट लार्ज ओनली इन द नाइट। मैं सिर्फ रात के वक्त अपने कुत्ते को आज़ाद छोड़ता हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ वो क्या है जी, बंधा रहता है। देखिए बेटे, इसका एक और जुमला हम बना सकते हैं, फ्री एट लिबर्टी। हम देखते हैं, द प्रिजनर वॉज एट लार्ज इन द टाउन। यानी कैदी जो था, कैदी, जेल का कैदी क्या है जनाब, कस्बे में आज़ादी से घूम फिर रहा था। ठीक है जनाब, ये आपके पास एक और जुमला जो है इसी इडियम का हमारे पास आ गया। नंबर 17 पे आते हैं। एंड द वेरी नेक्स्ट इडियम एट नंबर 17 इज टू बी एट द बेक एंड कॉल। टू बी एट द बेक एंड कॉल। टू बी एट द beck and call. What does it mean? To be at the beck and call means ready to obey the orders of someone. Ready to obey the orders of someone. Ready to obey the orders of someone. यानी किसी के हुक्म की तामील के लिए, जी हजूर कहने के लिए तैयार रहना। रेडी टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ समवन, किसी के हुक्म को ओबे करने के लिए, इसकी तामील के लिए तैयार रहना। जी बेटा, तो द सेंटेंस ओवर हियर इज यू मस्ट नॉट एक्सपेक्ट मी टू बी एट योर बेक एंड कॉल। तुम्हें मुझसे ये तवक्को नहीं रखना चाहिए कि मैं तुम्हारी जी हजूरी पे मौजूद रहूँगा, तुम्हारे हुक्म का ग़ुलाम रहूँगा। तो यू मस्ट नॉट एक्सपेक्ट मी टू बी एट योर बेक एंड कॉल। इसका एक और जुमला हम बनाते हैं कि वट एवर हैपन्स, के जो भी हो जाए, आई शैल बी एट, yeah, whatever you need, you can say whatever you need. It is also another good sentence here. Whatever happen, rather better to write whatever you need. Whatever you need, कि तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, I shall be at your beck and call, कि तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो I am available, I am at your disposal, I am ready to help you out.
जी बेटे, आपने किए 17 तक इडियम्स। नंबर 18 पे देखते हैं, टू बी एट होम इन। नंबर 18 इज टू बी एट होम in. To be at home in, basically it means to have command over something, or to be expert in, to be expert in, किसी चीज़ में माहिर होना। It means to be expert in, किसी चीज़ में माहिर होना। To have command over, किसी चीज़ पे आपको बड़ी कमांड होना, बड़ी आपकी ग्रिप होना, किसी चीज़ में महारत हासिल होना। तो आपके पास बेटा जुमला टू बी एट होम इनका देखते हैं क्या जुमला मौजूद है। नंबर 18 है, शी इज़ क्वाइट एट होम इन prosody. She is quite at home in prosody. What is meant by prosody? Prosody basically mean poetic, an art of poetic work, an art of poetic work, फन शायरी कहा जाएगा। Basically it also means, prosody also means the patterns of rhyming and sounds in poetry. Poetry में जो rhyming और sounds है उस pattern को भी prosody कहा जाता है। और prosody mean basically the art of poetic work, फ़न शायरी कह सकते हैं। तो she is quite at home in prosody, कि वो फ़न शायरी में बड़ी महारत रखती है, बड़ी माहिर है। हम इसको लिख सकते हैं और आसान वर्ड में कि she is at home in English, she is at home in painting, she is at home in cooking. इसका मतलब ये नहीं है she is at home in cooking कि वो कुकिंग के दौरान घर में है। नो, to be at home means to be expert in, माहिर होना। तो she is at home in English। जी बेटी, आपने ये कुछ सेंटेंस जो हैं वो अभी किए हैं। इन सेंटेंसेस को एक दफ़ा फिर आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ से भी रिवाइज़ कर देती हूँ, इनके मीनिंग्स भी रिपीट कर देती हूँ। ऑल मून शाइन नॉट टू बी बेस्ड ऑन रियलिटी, टोटल लाइज, मुकम्मल झूठ होना, किसी बात का हक़ाइक़ पे मबनी ना होना। द प्रोमिसेस मेड बाय सम ऑफ पॉलिटिशियंस आर ऑल मून शाइन, कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से आने वाले जो वादे हैं वो क्या होते हैं, वो सिर्फ वो हक़ाइक़ पे मबनी नहीं होते हैं, झूठ बज़ाहिर नज़र आ रहे होते हैं, उनमें सच्चाई नज़र नहीं आ रही होती। अल्फ़ा एंड ओमेगा यानी अव्वलो आखिर, फर्स्ट एंड द लास्ट, बिगिनिंग एंड द एंड। The alpha and omega of campaign is to provide facilities or to provide benefits or comforts to the common people। यानी इस कैंपेन की अव्वल और आखिर बात क्या है कि गुरबा तक या गरीबों तक, आम लोगों तक बेनिफिट्स को पहुंचाया जा सके। टू बी एट सी मीन कन्फ्यूज्ड, अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, अनेबल टू एक्सप्लेन एनीथिंग, यानी कन्फ्यूज हो जाना, बुखला जाना, बदहवास हो जाना। व्हेन द टीचर आस्क्ड हर अ क्वेश्चन अबाउट द सब्जेक्ट शी वॉज ऑल एट सी। जब सब्जेक्ट से मुतालिक क्वेश्चन टीचर ने उससे किया, बच्ची से किया, तो वो बुखला गई। टू बी एट लार्ज मीन फ्री, एट लिबर्टी, आज़ाद होना, आज़ाद घूमना फिरना। तो द प्रिजनर वॉज एट लार्ज इन द टाउन, कि कस्बे में प्रिजनर जो था, जो कैप्टिव था, जो कन्विक्ट था, जो मुजरिम था या कैदी था, वो आज़ादी से घूम रहा था। द नेक्स्ट वन इज़ टू बी एट द बेक एंड कॉल। टू बी एट द बेक एंड कॉल मीन्स एवर रेडी टू ओबे समवन, कि दूसरों को ओबे करने के लिए हमेशा तैयार रहना। तो वट एवर यू नीड आई शैल बी एट योर बेक एंड कॉल, कि तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे लिए दस्तयाब हूँ या मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। टू बी एट होम इन मीन्स टू बी एक्सपर्ट इन, टू हैव कमांड ओवर समथिंग, किसी चीज़ पे कमांड होना, आपकी महारत होना। तो शी इज़ एट होम इन इंग्लिश, कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में महारत रखती है, माहिर है। जी बेटे, आपने कितने सेंटेंस कर लिए अभी तक? आपने सेंटेंस के 18 तक। नेक्स्ट जो है कुछ और सेंटेंसेस हम कर लेते हैं, आज मज़ीद चीज़ें भी थोड़ी सी सॉल्व कर लेते हैं। होपफुली आपने साथ साथ इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भी अपने कन्वीनियंस के लिए नोट डाउन कर लिया होगा, ताकि अगर आप महसूस करें कि बुक में मुश्किल जुमला है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप यहाँ से ये आसान जुमला याद कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। जी बेटे, आपने किए नंबर 18 तक। अब हम चलते हैं नंबर 19 पे, देखते हैं कि आपके पास नेक्स्ट इडियम जो है वो क्या है।
To be at home with, आपने क्या to be at home in, we are having another idiom and that is to be at home with a different meaning. To be at home with, what does it mean? To be at home with का मतलब होता है to be familiar or comfortable with something. To be familiar, to be familiar and comfortable with something. Mean to say किसी भी चीज़ के हवाले से ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा अपने आप को फेमिलियर महसूस करना, ज़्यादा अपने आप को आशना महसूस करना. तो आपके पास सेंटेंस क्या है? He received me so warmly that I was at home with him at once. He received me so warmly that I was at home with him at once. उसने बहुत गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया कि मैं जल्दी उससे आशना हो गया, कंफर्टेबल हो गया, यानी उसकी जानिब से थोड़ी इत्मीनान की कैफियत में आ गया. आप एक और जुमला बना सकते हैं, to be at home with जी. After the adjustment period, she was at home with the new job. जी बेटे, आफ्टर द एडजस्टमेंट पीरियड शी वॉज एट होम विद द न्यू जॉब. आफ्टर द एडजस्टमेंट पीरियड के बाद, एक मखसूस मुद्दत के बाद जो थी, क्या है कि शी वॉज एट होम विद द न्यू जॉब, वो नई जॉब के साथ कंफर्टेबल हो गई और उसके साथ फेमिलियर हो गई. जी बेटे, नेक्स्ट वाला हम देखते हैं नंबर 20. टू बी एट डेगर्स डाउन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स इन टुडेज लेक्चर. टू बी एट डेगर्स डाउन, इट्स नंबर 20. टू बी एट dagger down. Well beta, we are practicing our idioms and we have practiced almost 19 idioms so far. तो let's do some more practice. 19 तक idioms जो हैं वो मैंने आपको करवाए और 20 पे अब देखते हैं क्या है. To be at daggers drawn. Number 20 is to be at daggers drawn. And what does it mean to be at daggers drawn? It means to be hostile, to be hostile to each other. यानी to be at daggers drawn, to be hostile to each others mean कि एक दूसरे के साथ दुश्मनी रखना. देखते हैं बेटे, इसका सेंटेंस हमारे पास मौजूद है. रज़ी एंड ज़की वर फास्ट फ्रेंड बट नाउ दे आर एट daggers drawn. रज़ी एंड ज़की वर फास्ट फ्रेंड, कि रज़ी और ज़की कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे, बट नाउ दे आर एट daggers drawn. लेकिन अब क्या है, वो दुश्मनी पर आमादा हो चुके हैं, दुश्मनी पर उतर आए हैं. ठीक है जी, हम लिख सकते हैं इसका. वी आर हैविंग अनदर सेंटेंस ऑफ द सेम इडियम. द टू नेबर्स आर, the two neighbors are at daggers drawn for nothing. The two neighbors are at daggers drawn for nothing. कि दोनों हमसाये जो हैं वो एक दूसरे की दुश्मनी पर उतरे हुए हैं और बग़ैर किसी सबब के, बग़ैर किसी वजह के एक दूसरे से दुश्मनी रखे हुए हैं. जी बेटा, नंबर 20 हमने किया. नंबर 21 देखते हैं. टू बी एट अ लॉस. टू बी एट अ लॉस. टू बी एट अ लॉस का मतलब क्या होगा बेटे? टू बी एट अ लॉस मीन puzzled, puzzled, perplexed, baffled. यानी
हैरान परेशान हो जाना, हैरान और सरगर्दा हो जाना, हैरानी और पशेमानी का, हैरानगी का मुजाहरा करना। जी बेटे यहाँ देखते हैं हमारे पास जुमला क्या मौजूद है। शी वॉज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड माई मोटिव्स। शी वॉज एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड माई मोटिव्स, कि वो इस कदर हैरान परेशान हो गई कि मेरे मोटिव्स को, मेरे मकसद को समझ ना पाई, वह हैरान और सरगर्दा हो गई। ठीक है जी, एक और जुमला बना लेते हैं। शी वॉज at a loss and could not explain the reason for being late in class। यानी देखें बेटे, she was at a loss कि वो बहुत हैरान परेशान थी, एंड कुड नॉट एक्सप्लेन द रीज़न फॉर बीइंग लेट इन क्लास, और क्लास में लेट आने की वजह जो है उसको वाज़े तौर पर बयान नहीं कर पाई। जी बेटे आपके हो गए 21 तक इडियम्स। 22 पे देखते हैं नेक्स्ट इडियम हमारे पास क्या है। एंड नेक्स्ट इडियम इज टू बी एट द मर्सी ऑफ। टू बी एट द मर्सी ऑफ, what does it mean? To be at the mercy of mean यानी दूसरों के रहमो करम पे होना। इसको how would we explain it in English? It means not able to protect yourself before others. Not to be able, it means not to be able to protect yourself before others और before something, यानी दूसरों के रहमो करम पे होना। तो we can make another sentence apart from the book. First of all, see what is the sentence in your book, that is number 22. The slave was at the mercy of his master. The slave was at the mercy of his master, कि गुलाम जो था वो अपने मालिक के रहमो करम पर था। तो another sentence is like the farmers are often at the mercy of weather. तो the farmers are often at the mercy of weather, कि किसान जो है अक्सर हम क्या देखते हैं कि मौसम के रहमो करम पर होते हैं, उनकी फसलें मौसम के रहमो करम पर होती हैं। Well बेटा, the sentence was The farmers are often at the mercy of weather, कि अक्सर किसान जो है वो क्या है जनाब, वेदर मौसम के रहमो करम पर होते हैं। जी बेटा, इट्स idiom number 22 and another idiom is that is 23rd number, to be at the first blush. To be at the first blush, what does it mean? It means at the beginning of, it means at the beginning of, बिल्कुल आगाज़ में ही, इब्तदा में ही, दिन का इब्तदा भी हो सकता है, आगाज़ किसी दिन का आगाज़ जो है वो कहा जा सकता है। तो इसका सेंटेंस हम बनाते हैं, उससे पहले पढ़ लेते हैं। जी लिखा है, दे सेट ऑफ एट द फर्स्ट ब्लश ऑफ द डे। दे सेट ऑफ एट द फर्स्ट ब्लश ऑफ द डे, कि वो सुबह के आगाज़ के साथ ही उन्होंने सफ़र का आगाज़ कर लिया। तो हम इसको लिख सकते हैं, दे स्टार्टेड देयर ट्रैवल, दे स्टार्टेड देयर ट्रैवल with the first blush, with the first blush of the day, to reach their destination early। तो उन्होंने सुबह सवेरे अपने सफ़र का आगाज़ किया, टू रीच देयर डेस्टिनेशन अर्ली, ताकि वो अपनी मंजिल मकसूद पर आसानी से
पहुंच पाएँ, जल्दी पहुंच पाएँ। जी बेटे, आपने इडियम्स किए 23 तक। मज़ीद थोड़े से इडियम कर लेते हैं। आपने पढ़ा टू बी एट डैगर ड्रॉन्स मीन टू बी हॉस्टाइल टू ईच अदर, एक दूसरे से दुश्मनी रखना। द टू नेबर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन फॉर नथिंग, कि दोनों हमसाए जो हैं खामखा एक दूसरे से दुश्मनी पर आमादा है। टू बी एट अ लॉस मीन पजल्ड, परप्लेक्स्ड, बैफल्ड, हैरानो सरगर्दा होना। शी वॉज एट अ लॉस एंड कुड नॉट एक्सप्लेन द रीज़न फॉर बीइंग लेट इन क्लास, बहुत ही हैरानो पशेमा थी, हैरानो सरगर्दा थी और अपने लेट आने के रीज़न को बयान नहीं कर पाई। फिर टू बी एट द मर्सी ऑफ, टू बी एट द मर्सी ऑफ किसी के रहमो करम पे होना। टू नॉट टू बी एबल टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बिफोर अदर्स और बिफोर समथिंग, किसी चीज़ के हवाले से, दूसरों के हवाले से अपने आप को प्रोटेक्ट ना कर पाना। द फार्मर्स आर ऑफन एट द मर्सी ऑफ वेदर, कि किसान जो है अक्सर मौसम के रहमो करम पे होते हैं। टू बी एट द फर्स्ट ब्लश एट द बिगिनिंग ऑफ, यानी किसी दिन के आगाज़ में, इब्तदाई हिस्से में। दे स्टार्टेड देयर ट्रैवल विद द फर्स्ट ब्लश ऑफ द डे, कि उन्होंने दिन के इब्तदाई हिस्से में अपने सफ़र का आगाज़ किया। टू रीच देयर डेस्टिनेशन अर्ली, ताकि अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच पाएँ। जी बेटे, अब थोड़े से मज़ीद इडियम्स जो हैं और करते हैं। 23 तक आपने किए हैं। थोड़ा सा टारगेट ये है कि आज 30 इडियम्स जो हैं वो कर लिए जाएँ। जी बेटे, हमारे पास अब नंबर 24 पे हम देखते हैं कि नेक्स्ट इडियम जो है वो क्या है। नंबर 24 पे, टू बी एट द एंड ऑफ वंस टेथर, टू बी एट द एंड ऑफ वंस टेथर, व्हाट डज इट मीन? यानी एट द एंड ऑफ पेशेंस, टॉलरेंस, यानी सब्र का पैमाना लबरेज हो जाना, सब्र जो है वो ख़त्म हो जाना। देखते हैं इसका जुमला क्या बना है हमारे पास। हिज क्रूअल्टीज ब्रॉट मी एट द एंड ऑफ माई टेथर, हिज क्रूअल्टीज ब्रॉट मी एट द एंड ऑफ माई टेथर, यानी उसके मज़ालिम जो हैं उनकी वजह से मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आप इसका जुमला ये भी कर सकते हैं, आई एम एट द एंड ऑफ माई टेथर एंड कैनॉट टॉलरेट this behavior any more, यानी I am at the end of my tether and cannot tolerate this behavior anymore, कि मेरी सब्र की इंतहा हो गई है और मैं इस बिहेवियर को मज़ीद जो है, इस तरह के बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी बेटा, ये है नंबर 24। 25 पे देखते हैं अब। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम एट नंबर 25, and at number 25 another idiom is to be at one's best, to be at one's best. What does it mean? It means to have outstanding performance, यानी बेहतरीन कारकर्दगी का। टू शो ग्रेट परफॉर्मेंस, टू हैव आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, टू शो ग्रेट परफॉर्मेंस, बेहतरीन सलाहियत का मुजाहिरा करना। तो इसमें हम देखते हैं सेंटेंस क्या बेटे आपके पास। एवरी मैन इज़ एट हिज बेस्ट इन हिज ओन फील्ड, एवरी मैन इज़ एट हिज बेस्ट इन हिज ओन फील्ड, कि हर शख्स अपनी मखसूस फील्ड में क्या है जनाब, बेहतरीन सलाहियत का मुजाहिरा करता है। मैं कह सकती हूँ समीना इज़ at her best in her job, कि अपनी जॉब में समीना जो है वो बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रही है। समीना इज़ एट हर बेस्ट इन हर जॉब। जी बेटा, नंबर 26, नंबर 26 इज to be at loggerheads, very important idiom, to be at
लॉगर्स हेड। बेटे आपके इडियम के आगाज़ में टू बी उन्होंने इस्तेमाल किया है, लेकिन जब इसको कन्वर्ट करते हैं जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो जाहिर है ये तो वर्ब अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मेन इडियम तो आपका ये है एट लॉगर्स हेड, ठीक है जी। इसको आप अपने वर्ब के अकॉर्डिंग जो है इसको वर्ब को चेंज करेंगे सेंटेंस में। टू बी एट लॉगर हेड का मतलब क्या हो गया? एक दूसरे का दुश्मन होना। अगेन टू बी हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मीन एनिमी, टू वन अनदर, एक दूसरे का दुश्मन होना। टू बी एट लॉगर्स हेड। देखते हैं इसका सेंटेंस हमारे पास क्या मौजूद है। टू बी एट लॉगर्स हेड मीन द टू नेबर्स आर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स, द टू नेबर्स आर ऑलवेज एट लॉगर्स हेड, कि दोनों हमसाए जो हैं हमेशा दुश्मनी पर आमादा रहते हैं। हम लिख सकते हैं द टू फ्रेंड्स आर, द टू फ्रेंड्स आर एट लॉगर्स हेड फॉर नथिंग, यानी खामखा दोनों दोस्त जो हैं वो आपस में एक दूसरे से अदावत रखे हुए हैं, दुश्मनी रखे हुए हैं। जी बेटा नंबर 27, नंबर 27 इज टू बी एट एनी रेट, टू बी एट एनी रेट। व्हाट डज इट मीन? यानी वॉट एवर हैपन्स, इट मीन्स वॉट एवर हैपन्स, कि जो भी हो हर कीमत पर। तो हमारे पास सेंटेंस है जनाब, आपके पास यहाँ लिखा है आई हैव डिसाइडेड टू गेट दिस कार, आई हैव डिसाइडेड टू गेट दिस कार एट एनी रेट, और मैं हर कीमत पर ये गाड़ी जो है वो हासिल करूँगा। इसका एक और जुमला बना लेते हैं। We are a bit late, but at any rate we shall reach there before time. वी आर अ बिट लेट, कि थोड़ा सा हम लेट तो हो चुके हैं, ताख़ीर हो चुकी है, बट एट एनी रेट, लेकिन हर कीमत पर वी शैल रीच देयर बिफोर टाइम, हम वहाँ वक्त पर पहुँच पाएंगे। जी बेटे आपके पास आगे 27 तक इडियम्स आपने देखा। टू बी एट द एंड ऑफ वंस तेथर, एट द एंड ऑफ पेशेंस और टॉलरेंस, यानी बर्दाश्त की हद से निकल जाना, सब्र का पैमाना लबरेज हो जाना। आई एम एट द एंड ऑफ माई टेथर एंड कैन नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर एनी मोर, कि मैं अपनी सब्र की हद को पार कर चुका हूँ और इस बिहेवियर को टॉलरेट नहीं कर सकता। टू बी एट वंस बेस्ट मीन्स टू हैव आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, अपनी बेहतरीन सलाहियत का मुजाहिरा करना। समीना इज़ एट हर बेस्ट इन हर जॉब, समीना अपनी जॉब में अपनी बेहतरीन सलाहियत का मुजाहिरा कर रही है। टू बी एट लॉगर्स हेड, टू बी हॉस्टाइल और एनिमी टू वन अनदर, एक दूसरे की दुश्मनी पर उतर आना। द टू फ्रेंड्स आर एट लॉगर्स हेड फॉर नथिंग, दोनों दोस्त जो हैं वो खामखा एक दूसरे की दुश्मनी पर उतर आए हैं। टू बी एट एनी रेट वट एवर हैपन्स, यानी कुछ वट एवर हैपन्स यानी कुछ भी हो जाए हर कीमत पर। वी आर बिट लेट, हम थोड़ा सा लेट हो गए, बट एट एनी रेट, लेकिन हर कीमत पर वी शैल रीच देयर बिफोर टाइम, हम वहाँ वक्त से पहले पहुँच पाएंगे। एक और इडियम करते हैं बेटे, टू बी ऑल एट कॉस्ट, to be at all cost. Well beta, the next one is to be at all cost, to be at all cost. इसका मतलब भी होगा हर कीमत पर, in every possible way, in every possible way, at any cost। ठीक है जी, किसी कीमत पर भी, हर मुमकिन सूरत हाल में, हर मुमकिन तरीके से। तो आपके पास बेटे इसके अंदर सेंटेंस नोट्स के अंदर मौजूद है, वी विल सपोर्ट, ही विल सपोर्ट हिज फ्रेंड एट ऑल कॉस्ट्स, ही विल सपोर्ट हिज फ्रेंड
एट एनी कॉस्ट, एट ऑल कॉस्ट, कि वो अपनी दोस्त की हर कीमत पर मदद करेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ही विल स्टैंड बाय हिज फ्रेंड एट एनी कॉस्ट, किसी कीमत पर भी वो अपने दोस्त का साथ देगा, ठीक है। He will stand by his friends at any cost, यानी in hard time, in hour of need, he is going to help his students, right बेटे। अच्छा बेटे, आपके idioms हो गए 28 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में we will continue practicing more idioms from the book। और बेटा टिप ऑफ द डे यही है कि जो इडियम आपने पढ़े हैं बेटे उसको थोड़ा सा जहन नशीन करें, उनको अपने जहन में बिठाने की कोशिश करें, उनको थोड़ा सा रिवाइज़ करिएगा, उनको थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ी सी खुद से अगर आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं तो ज़रूर प्रैक्टिस के तौर पर कीजिएगा। और क्योंकि बेटे 10 नंबर का ये सवाल है आपके बी पोर्शन में, ग्रामर में एक सवाल जो है आपके इडियम्स के हवाले से है और इसकी वर्थ बहरहाल अपनी जगह है। और ये है कि आपने ज़ाहिर है इस बुक में मौजूद 300 एंड अबव इडियम्स जो हैं उसको तैयार करना है। इसी तरह से फ्रेजल वर्ब्स भी इसी इडियम्स के साथ ही शामिल हैं, इसी का हिस्सा हैं। फ्रेजल वर्ब्स भी आप याद करेंगे। तो बेटा इसको अगर साथ साथ रिवाइज़ करेंगे तो आपको इसकी तैयारी जो है वो मुश्किल महसूस नहीं होगी। अगर आप ये सब रिवाइज़ नहीं करते और छोड़ देते हैं और इकट्ठे 100-200 इडियम्स जो है एकदम से याद करना चाहें, जहन में डालना चाहें, तो दैट इज़ नॉट अ वेरी ईजी टास्क इंडीड। ठीक है बेटा, तो कीप ऑन रिवाइजिंग योर लेसन। एंड बेटा वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर अगेन दैट बिकॉज योर ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन these days and you are having the facility to continue your further studies with the same zeal and zest as was observed in previous years. तो बेटा keep on revising and practicing your lessons in routine so that you could better comprehend ऑल दिस थिंग्स। तो इन चीज़ों को बेहतर तौर पर समझने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप इसको रिवाइज़ करते रहें, इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है बेटा, मे अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम एंड स्टे सेफ।